हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है महाजनपद और मगध साम्राज्य, अध्याय 8 विषय विस्तार के बारे में देख लेते हैं। यानी इस टॉपिक के अंतर्गत किस किस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले महाजनपद के बारे में, इसके बाद 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियों के बारे में, इसके बाद बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य के बारे में, इसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हर्यक वंश यानी पितृहंता वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। इसके बाद शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व। इसमें शिशुनाग और कालाशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंद वंश जिसका समय है 344 से 322 ईस्वी पूर्व। इसमें महापद्म नंद और घनानंद के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मगध की सफलता के कारण के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाजनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ओर जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में अस्थायित्व की भावना पनपने लगी थी एवं छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था और जनपदों का भी जन्म हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्ण मिलता है तथा भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ से संबंधित है, इसमें भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय की सूची में कुछ अंतर है। अंगुत्तर निकाय का जो संबंध है बौद्ध ग्रंथ से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिनमें 2 प्रकार के राज्य थे। पहला राजतंत्र, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा के द्वारा न होकर गण यानी लोगों के द्वारा या संघ के द्वारा होता था। और इस प्रकार के राज वजी एवं मल्ल थे। वजी और मल्ल थे, उदाहरण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां देख लेते हैं। तो देखिए, अंग महाजनपद की जो राजधानी थी चंपा, ठीक है, प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर। मगध की राजधानी गिरिव्रज, मल का कुशीनारा या पावापुरी, काशी का वाराणसी, कोसल का श्रावस्ती या अयोध्या। इसके बाद पंचाल का उत्तरी पंचाल एवं दक्षिणी पंचाल। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। वजी का विदेह एवं मिथिला, मत्स्य का विराटनगर, वत्स का कौशाम्बी, सुरसेन का मथुरा, चेदी का सुक्तिमती या सुतिथवती, अश्मक का पोतन या पोटली, अवंती का जो है याद रखिएगा उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती, गंधार का तक्षशिला और कंबोज का हाटक, राजपुर, कश्मीर। देखिए 16 महाजनपद व राजधानियां जो है मैप में दिया गया है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय व महावस्तु एवं जैन साहित्य में मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, याद रखिएगा, जो वजी संघ की राजधानी थी और इनका गठन 500 ईस्वी पूर्व में जो है हुआ था। तो मैप को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका कंबोज, ये पेशावर, ये गंधार, ये तक्षशिला है, ये मद्र है, ये आपका हस्तिनापुर, इधर देखिए कुरु है, ये पंचाल है, ये कुरुक्षेत्र, ये गंगा, ये यमुना नदी, ये यहाँ पे इंद्रप्रस्थ है, ये सुरसेन है, ये मथुरा है, ये कपिल वस्तु इधर है। इसके बाद देखिए ये जो है आपका लिच्छवी गणराज्य, ये ठीक है, याद रखिएगा। इधर मगध राजगृह है, पाटलिपुत्र है, ये प्रयाग है, कौशाम्बी है, वत्स है, चेदी है, ये नर्मदा नदी है, ये उज्जैनी है, अवंती है, मत्स्य है, ठीक है, इधर चंपा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका भारू कक्ष है, ये प्रतिष्ठान है, अस्मक, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये दक्षिणापथ है, ये इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये महानदी है, ये ताम्रलिप्ति है। तो मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये कावेरी नदी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ महाजनपदों में पृथक शासन व्यवस्था थी जिन्हें गण संघ कहा जाता था। इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अधिकांश राज विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे।
अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था, जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिले और शाहाबाद का कुछ भाग सम्मिलित था। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता, याद रखिएगा। तथापि किकट यानी किरात नामक जाति और इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख मिलता है, प्रमगंध का, जिसकी पहचान मगध से की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में वजियों का राज 8 जनों का संघ था। कितना? 8 जनों का संघ था, जिनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। इसके पश्चिम में काशी जनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित सहेत महेत स्थान से की जाती है। महत्वपूर्ण नगर याद रखिएगा, अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था, जिसका संबंध राम कथा से जोड़ा जाता है। देखिए, कौशल में शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी सम्मिलित था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिल वस्तु के अतिरिक्त दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पीपर हवा नामक स्थान से की गई है। कौशल के समीपस्थ में यानी कौशल के सबसे नजदीक में मल्लों के गणराज्य था, जिनकी राजधानी कुशीनारा थी। यहां बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से जो है मतलब की गई है। तो कुशीनारा की जो पहचान है देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के 2 भाग थे, उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। इसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशांबी में थी। कहां पर? कौशांबी में। बौद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। बौद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है कपिल वस्तु के शाक्य। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। इस गणराज्य की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से, ठीक है, तिलौरा कोट से की गई है। कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर व बस्ती जिले के पीपर हवा नामक स्थान से भी करते हैं। बौद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। देखिए, सुमसुमार पर्वत के मध्य सुमसुमार पर्वत का साम्य मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। यहां जो है वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। केशपुत के कलाम यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। इसका विस्तार सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थल तक था। अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे। और आपको मालूम है अलार कलाम जो थे कौन थे? तो बुद्ध के जो थे इनके पहले ये गुरु थे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद है अलकप के बुली। यह गणराज्य आधुनिक बिहार में शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिलों के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी वेठ द्वीप यानी बेतिया थी। रामग्राम के कोलिये यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। ठीक है, और इसके बाद है पावा के मल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थल था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया, जिसे उत्भटक कहते थे। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। मल गणतंत्र में आनंद व अनिरुद्ध नामक 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था। इसके बाद है कुशीनारा के मल। कुशीनारा की पहचान आधुनिक देवरिया नामक जिले में स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से की गई है। इसके बाद है मिथिला के विदेह। बिहार के भागलपुर व दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। राजा जनक यहाँ के शासक थे। राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर यानी नेपाल के नाम से जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद है वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ के राजा चेटक जैन तीर्थकर थे।
महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। इसके बाद है पिपली वन के मौर्य। पिपली वन क्षेत्र की पहचान गोरखपुर जिले में, याद रखिएगा, कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक वृषद्रथ था। यह जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिब्रज की स्थापना जो है वसु ने की थी। तो याद रखिएगा, वृषद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को जो है पराजित किया था। अंततोगत्वा उसे श्री कृष्णा के, जो श्री कृष्ण है, इनके निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर इसे मरना पड़ा। ये मर गया। और रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य राजा था, ठीक है। और उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठवा दिया। हार्यक वंश यानी पितृहंता वंश, समय है 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व। देख लेते हैं। देखिए, वृषद्रथ वंश के पश्चात मगध में हार्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। कौन? हार्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालिक था। बिंबिसार का जो समय है 544 से 492 ईस्वी पूर्व। जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार मगध के आरंभिक हार्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार करके इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशलराज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महाकौशला थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता जो है समाप्त हो गई। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। याद रखिएगा। देखिए, विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध बनाने के कारण बिंबिसार जो है इसको अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी। जो मगध था इसकी वास्तविक शत्रुता किससे थी? अवंती से, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंड प्रधोत महासेन का बिंबिसार से युद्ध हुआ था, परंतु दोनों ने अंत में मित्र बन जाना ही उचित समझा। जब चंड प्रधोत को पीलिया रोग हो गया तब बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर, ठीक है, जो अवंती राज है इनके अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके उसने अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद देखिए, मगध के बारे में अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, मगध, इसमें जो है बौद्ध धर्म यह समर्थक था। मगध हार्यक वंश और संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। शिशुनाग वंश संस्थापक कौन था इस वंश का? तो शिशुनाग था। और इसके बाद है नंद वंश, जैन धर्म ये समर्थक थे। और संस्थापक महानंदिन यानी महापद्म नंद था। ठीक है। देखिए, जो बिंबिसार था पितृहंता पुत्र अजातशत्रु, इसका समय है 492 से 460 ईस्वी पूर्व। माता चेलना थी। पत्नी वाजिरा प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर की इसी के समय हुआ था। राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। बौद्ध की शिक्षा विभक्त, पहला है जो है सुत पिटक, दूसरा है विनय पिटक। इसके बाद इसका जो पुत्र था वो था उदयन। उदयन जो है इसका समय है 460 से 444 ईस्वी पूर्व। ये जैन धर्म का समर्थक था। राजधानी इसने परिवर्तन करके राजगृह से पाटलिपुत्र, जो कि गंगा और सोन नदी के संगम पर था, तो राजगृह से पाटलिपुत्र जो है यानी अब के पटना को जो है इसने स्थानांतरित कर लिया। इसके पुत्र 3 थे, अनिरुद्ध था, मुंडक था और नागदशक। अंतिम शासक कौन था इस वंश का? तो नागदशक था। याद रखिएगा। इसके बाद
देखिए शिशुनाग, शिशुनाग का जो राजधानी था वो वैशाली था। कालाशोक या काकवर्ण, याद रखिएगा, कालाशोक या काकवर्ण राजधानी परिवर्तन, इसका जो मतलब कि पितृहंता पुत्र जो था, इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया, पाटलिपुत्र लाया। तृतीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति इसी के समय में हुआ था। इसका आयोजन वैशाली में सबका मीर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। बौद्ध संघ विभक्त होकर स्थविर और महासांगिक में क्या हुआ, स्थविर और महासांगिक में विभक्त हो गया। ठीक है, तो किसके समय में, कालाशोक या काकवर्ण के समय में। और अंतिम शासक इस वंश का नंदीवर्धन था। नेक्स्ट, नंद वंश के संस्थापक महानंदिन या महापद्म नंद थे। उपाधि क्या था, एकराट व एक छत्र, इनके उपाधि याद रखिएगा। भार्गव यानी परशुराम का यह अवतार, और सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला इसे कहा जाता था। और मित्र व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। 8 पुत्र थे, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल। ठीक है, देखिए 8 पुत्र जो थे 100 वर्षों का, इन 8 पुत्रों ने 100 वर्षों का शासन किया था। तो 8 पुत्रों का जो नाम है, पांडुक है, पांडुगति है, भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, गुविशाणक है, दशासिदक है, कैवर्त है, मतलब लास्ट जो है घनानंद अंतिम शासक हुए। सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश को जो है स्थापित किया था, याद रखिएगा। देखिए मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे। क्या कहते थे, उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे, याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। राजा प्रधोत, राज अवंती, राजा दूसरा जो थे इस समय उदयन, राज वत्स, इसके बाद प्रसेनजित, राज कौशल, और अजात शत्रु का जो राज्य था वो था मगध। अजात शत्रु का जो समय है 492 से 460 ईस्वी पूर्व है। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। तो याद रखिएगा पितृहंता, याद रखिएगा। यहां पे जो है पितृहंता का मतलब है पिता का हत्या करके जो है सिंहासन पर बैठना। जो कालाशोक है ये जो था, मतलब कि ये अपने पिता का हत्या नहीं किया था। ये हार्यक वंश के अंतिम शासक थे। कौन, याद रखिएगा, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, और इनके पुत्र थे कालाशोक या काकवर्ण। नेक्स्ट, और राजधानी वैशाली थी। अंतिम इसके शासक थे नंदीवर्धन। तो मतलब कि इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसलिए इसे मतलब अजात शत्रु ने अपने पिता का हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। वह बौद्ध धर्म और जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया गया था, और इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की थी। उसने संपूर्ण शासन काल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति को अपनाया था, यानी अपने समय में इसने सबसे ज्यादा विस्तार किया था। इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा, अंत में उन पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया, और उनके स्वतंत्रता को जो है, यानी जो स्वतंत्रता था, उनका जो अधिकार था, उसको नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से इसने जो है इस युद्ध को जीता था। अजात शत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। जो अजात शत्रु के प्रतिद्वंदी थे, यानी इसके विपक्षी जो था, वो था अवंती का शासक, जो कि सबसे ज्यादा मतलब कि शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को हराया था, और अब वे मगध पर आक्रमण करने की जो है धमकी दे रहे थे। अजात शत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। इसके बाद है उदयन। समय है 460 से 444 ईस्वी पूर्व। अजात शत्रु के पश्चात उसका पुत्र उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था।
मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके तीनों पुत्र कौन कौन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार जो है राज्य किया। पुराणों या कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। क्या मिलता है? दर्शक। इसके पश्चात जनता ने इसे या इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर, शासन से इन्हें निकालकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो शिशुनाग वंश की जो समय है वह है 412 से 344 ईस्वी। शिशुनाग वंश, देखिए शिशुनाग वंश में शिशुनाग जो है इसके संस्थापक थे। समय है 412 से 398 ईस्वी पूर्व। इस वंश का संस्थापक कौन था? आपको मालूम है, शिशुनाग। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली जो है स्थानांतरित की थी। कालाशोक इसका उपनाम है काकवर्ण। समय है 394 से 366 ईस्वी पूर्व। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली। इसके बाद पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बनाया गया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का जो है आयोजन हुआ था। राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कालाशोक की हत्या कर दी थी। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्धन था। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन जो है शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक जो है सिद्ध हुए। नंद वंश का जो समय है 344 से 322 ईस्वी पूर्व, और इस वंश का संस्थापक महानंदिन था। महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की, परंतु एक शूद्रदासी, याद रखिएगा, जो शूद्रदासी है, ठीक है। और देखिए महाबोधि वंश में उनके नाम जो है इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन यानी महानंदिन, इसके बाद है पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, 10 सिद्धक, कैवर्त और घनानंद। तो इसको याद रखिएगा। नंद वंश, जो नंद वंश है इसका जो संस्थापक थे आपको मालूम है कौन थे? महानंदिन था। महानंदिनों ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु एक ये शूद्रदासी थे, ठीक है। और इस वंश में उनके नाम जो है इस प्रकार, जो महाबोधि वंश जो है इसके इनके जो नाम है आपको ध्यान में रखना है। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया है। क्या कहा गया? महापद्म। शेष 8 उसी के पुत्र थे। महापद्म नंद जो है इनका जो समय है 344 से 322 ईस्वी पूर्व। महापद्म नंद ने स्वयं को एक राठ कहा था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहां एक नहर को खुदवाया, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। किसका? तो जैन प्रतिमा को उठा लाया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई थी। सर्वछत्रांतक। इसके बाद है घनानंद। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। यहां से प्रश्न पूछे गए, आपको प्रत्येक पॉइंट पर अच्छे से ध्यान रखना है। घनानंद के समय 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी, इस पर रोष प्रकट कर रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाया और चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर जो है आक्रमण किया। याद रखिएगा, नंद शासक जैन मत के पोषक थे। ये जैन मत को मानते थे। घनानंद के जैन अमात्य सक्टाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष, वर रुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्यों के शासन काल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। तो याद रखिएगा। इसके बाद है मगध के सफलता के कारण। मगध के सफलता के कारण क्या था?
इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे अनेक साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई थी। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से अधिक दूर नहीं थे। समृद्ध लौह खनिज भंडारों की, याद रखिएगा, सुविधा के कारण मगध के शासक जो है अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करने में सफल हुए। मगध की दो राजधानियां, प्रथम राजगीर, द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घघरा नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों के द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति भी अभेद थी, यानी सुरक्षित था। देखिए, इसे सोन और गंगा, याद रखिएगा, सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से तथा पुनपुन दक्षिण और पूरब की ओर से घेरे हुए थी। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप में एक जल दुर्ग था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक जो है उपजाऊ था। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर यानी टैक्स के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से लाभ उठाया था। सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। याद रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में। और आपको जैन ग्रंथ से संबंधित भी याद रखना है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है अस्मक। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और थर्ड नंबर में जो है आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा देख लेते हैं। तो देखिए, जो राज्य, देखिए एक तरफ सूची 1 में राजा और सूची 2 में राज्य दिया गया है, तो किस राजा का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। जो प्रधोत है इनका जो संबंध है किस राज्य से है? तो अवंती से। उदयन का बताइए, उदयन का जो संबंध है वत्स से है। प्रसेनजीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रसेनजीत का कौशल से, अजातशत्रु का मगध से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो याद रखिएगा, पहला आएगा हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला वह कौन सा अभिलेखीय प्रमाण है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? वह राजा कौन था जो सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर भी, यहाँ जो वहां पर जो है कम्युनिटी बॉक्स में जो है इससे रिलेटेड
पीडीएफ से रिलेटेड जो है अपडेट को वहां पे मतलब कि मैसेज के रूप में दे दिया गया है। तो आप जो है किस विधि से कैसे जो है पीडीएफ को प्राप्त करेंगे, पूरी वहां पे डेटा अवेलेबल है, विवरण दे दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।